बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बीपीएससी मेंस के सिलेबस आधुनिक भारत संस्कृति में आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह भारत के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ एक पहला विद्रोह था, जिसने 1857 के पहले भारतीय एकता और भारतीय सशक्त प्रतिरोध का स्वाद पहली बार अंग्रेजों को चखाया। 57 के संग्राम के पहले एक ऐसा प्रबल विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को भारतीय नीति के प्रति सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब हम भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार करना है। हालांकि बड़ा परिवर्तन 1857 के संग्राम के बाद आया, लेकिन 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह भी अंग्रेजों को कहीं न कहीं अपने नीतियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और विद्रोह इतना प्रबल था कि इसके लिए उनको सेना लगाना पड़ा मेजर बर्रो के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह बिहार पीसीएस मेंस जीएस का एक प्रमुख प्रश्न है आधुनिक भारत का, जो बार बार लगभग हर साल एक अंतर करके आता रहता है। आइए आज हम लोग इसी को प्रारंभ करते हैं। संथाल बिहार में रहने वाली एक जनजाति थी। भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र था वो दामने कोह कहलाता था, और वहां संथाल नामक आदिवासी जनजाति रहती थी। संथालों का अपना एकाकी परिवेश था। आम समाज से कटकर वो अपने परिवेश में रहते थे और अपने ही परिवेश में वो जीते थे, और उनकी अपनी व्यवस्था थी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। इसी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक ढांचे में वो जीते थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो अंग्रेजों ने हर जगह भू राजस्व व्यवस्था स्थापित कर दिया, स्थायी बंदोबस्त स्थापित कर दिया, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा स्थापित कर दी। तो उन लोगों ने इस क्षेत्र में, जिसको संथाल परगना क्षेत्र भी कहा जाता है, जो वर्तमान में हो गया, उस क्षेत्र में भी उन्होंने स्थायी बंदोबस्त स्थापित कर दिया, जमींदारों को लगा दिया। अब जैसे ही उन्होंने जमींदारी प्रथा यहां लगा दी, तो जमींदारी प्रथा लगाने के बाद वहां लगान ऊंचे ऊंचे हो गए, और उन एकाकी जनजाति जो अपने हिसाब से रहते थे, अपने तरीके से रहते थे, उनको एक आधुनिक ढांचा या आधुनिक भू राजस्व व्यवस्था में जीना पड़ा। तो जब आप संथाल पर विद्रोह के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताने पड़ेगा कारण क्या था उसका। सबसे पहले डिस्कशन हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो कारण के पीछे आप ये जानिए कि जैसे ही स्थायी बंदोबस्त स्थापित हो गया, वैसे ही एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा से उस आदिम जाति का सामना हुआ, आदिम जनजाति का सामना हुआ, जो वर्षों से अपनी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में रह रहे थे, और उनका सामना आधुनिक ढांचे से हुआ। जमींदारी प्रथा लागू हो गई और अंग्रेजों ने लगान के ऊंचे दर स्थापित कर दिए। अब संथालों का इतना आय तो था नहीं कि लगान की ऊंची दर स्थापित को वो दे सके, इसलिए साहूकारों, महाजनों से उनको ऋण लेना पड़ा, और साहूकार महाजन इनके अनपढ़ होने का वो फायदा उठा रहे थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ऋण उनको दिया जाता था, उस ऋण पर 50 से लेकर 500% तक ब्याज लिया जाता था। जाहिर सी बात है, 50 से लेकर 500% तक ब्याज दर देना उनके लिए संभव नहीं था, और जब वो अपना ऋण नहीं दे पाते थे तो उनका जमीन जायदाद छीन लिया जाता था। और जब ये पुलिस के पास जाते थे, प्रशासन के पास जाते थे, तो पुलिस प्रशासन उन्हीं महाजनों और साहूकारों का क्या करती थी? सहयोग करती थी। एक तरफ जमींदार उनसे लगान वसूलते थे, दूसरी तरफ साहूकार उनका जमीन जायदाद हड़प कर ले रहे थे।
तीसरी बात, प्रशासन भी इन्हीं जमींदारों और साहूकारों और महाजनों का साथ दे रहा था। इसके अलावा जब लाइन बनता था या कुछ निर्माण अंग्रेज करते थे तो जबरदस्ती इनको पकड़कर बेगार कराया जाता था, बिना पारिश्रमिक दिए इनसे श्रम करवाया जाता था, और अगर ये श्रम नहीं करते तो इनको मारा जाता था, यानी जबरदस्ती बेगार कराया जाता था। इसके अलावा जंगली वस्तुओं को, जंगली उपजों को लेने में, जंगली उपजों को उपयोग करने पे भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि चाहे वो ब्रिटिश प्रशासन हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो जागीरदार हो, सभी मिलकर संथालों का विद्रोह, संथालों का शोषण कर रहे थे, और ये शोषण चरम पर पहुंच गया। और ये शोषण किस पर पहुंच गया? चरम पर पहुंच गया। और अब ऐसा लगा कि संथालों के लिए यह शोषण अब सहन कर पाना संभव नहीं है। तो कारणों में आपने देखा कि लगान की ऊंची दर और साहूकारों द्वारा ऊंचा ब्याज लेना, और उसके बाद बेगार कराया जाना संथालों से, उसके बाद उनका वन उपजों पर प्रतिबंध लगा देना प्रयोग करने पर, इन तमाम कारणों से संथालों ने विद्रोह का बीड़ा उठाया। 30 जून को भगनीडीह ग्राम में संथाल प्रतिनिधियों का सभा हुआ, और उसमें तय किया गया कि ब्रिटिश सत्ता को यहां से उखाड़ दिया जाए, ठीक है, और जो भी प्रशासनिक ढांचा है सबको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी महाजनों, साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश ढांचा को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय किया गया 30 जून को भगनीडीह नामक ग्राम में, और विद्रोह प्रारंभ हो गया। लेकिन आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि संथाल नेताओं ने घोड़ों पर बैठकर, हाथियों पर बैठकर गांव गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया। लगभग 60,000 सशस्त्र संथाल सैनिक तैयार हो गए और विद्रोह प्रारंभ हो गया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया 4 भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने मिलकर इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। सिद्धू ने कहा कि ठाकुर जी का निर्देश आया है कि इस ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लो, और विद्रोह प्रारंभ हो गया। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में एक प्रबल विद्रोह शुरू हो गया। और जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ, हर वह प्रतीक जिन्होंने संथालों का शोषण किया था, सभी प्रतीकों को नष्ट करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जमींदारों को उखाड़ फेंका गया, महाजनों, साहूकारों के बही खाते जला दिए गए, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। इसके अलावा पुलिस थाने हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो पुलिस चौकियां हो, सब पर अटैक किया गया, उनको जला दिया गया। हर वह प्रतीक जो ब्रिटिश सत्ता से संबंधित हो, साहूकारों, महाजनों से संबंधित हो, और जो संथालों के शोषण से संबंधित हो, सबको समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया, खाक में मिला दिया। और इस विद्रोह में बहुत सारे निरीह और निर्दोष प्राणी भी मारे गए। ऐसा नहीं है कि सभी दोषी ही मारे गए, निरीह और निर्दोष प्राणी भी मारे गए। लेकिन जब विद्रोह प्रारंभ होता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसे लोग मारे ही जाते हैं। जब विद्रोह की प्रबलता की सूचना अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेज तो बिल्कुल भौचक्कर रह गए, और पुलिस और थाना और पुलिस के तो संभालने में तो वो थे ही नहीं। इसलिए मेजर बर्रो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। और जब मेजर बर्रो का आगमन हुआ सैनिक टुकड़ी नेतृत्व में, या कहिए जब ब्रिटिश सेना का आगमन हुआ, तो धीरे धीरे करके संथाल विद्रोह को दबाना प्रारंभ किया गया। सिद्धू पकड़ाया, कान्हू पकड़ाए, धीरे धीरे
सारे नेता पकड़ लिए गए और बहुत संथाल मारे गए, हजारों को फांसी दी गई, सैकड़ों को फांसी दी गई और कठोर दमन किया गया। लेकिन इसमें एक बात यह जरूर हुआ कि संथाल विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों के मन में यह पहली बार भारतीयों के प्रति भय पैदा हुआ और अंग्रेजों को यह लगा कि अगर भारत पर शासन करना है तो कहीं न कहीं अपने नीतियों को भारतीयों के हित के संदर्भ में भी संचालित करना पड़ेगा। इसलिए उस क्षेत्र को अलग कर दिया गया, संथाल परगना बना दिया गया, बाहरियों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि शोषण बंद हो गया, शोषण तो चलता रहा, बाद में भी संथालों को विद्रोह करना पड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतियों में अंग्रेजों का परिवर्तन जरूर हुआ और संथालों को एक अलग इकाई, संथाल परगना एक अलग भाग ही बना दिया गया। लेकिन संथाल विद्रोह ने पहली बार अंग्रेजों को भारतीय शक्ति का अंदाजा लगाया। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आता है कि 57 के संग्राम के पहले अंग्रेजों को किस प्रबल विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो वो संथाल विद्रोह ही था 1855 में। ठीक है ना। यह संथाल विद्रोह का पूरा ब्यौरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे शुरू हुआ, क्या इसके पीछे नेतृत्व था और कैसे कैसे इसका प्रचार हुआ, क्या रणनीति बनी, सारे प्रतीक को समाप्त करने की रणनीति बनी। ठीक है। और आपको चारों भाइयों के बारे में बता देना है और आपको इसकी, अगर मान लीजिए इसकी महत्ता ही पूछ देता है तो इसकी महत्ता सबसे पहले यह थी कि यह विद्रोह पहली बार भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया थी, पहला। दूसरा, संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करना, यह दूसरी इसका योगदान था। इसके बाद अंग्रेजों को कहीं न कहीं अपने नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना पड़ा, जनजातियों के प्रति उनका सोच बदला, यह तीसरा योगदान था। तो आप ऐसे करके एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जरूर याद रखिएगा कि केवल कथा ही नहीं लिखना है, आपको यह देखना है कि एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना। संथाल विद्रोह का विश्लेषण करिए या मूल्यांकन करिए, तो मूल्यांकन में आपको कुछ कमियां जरूर गिनानी पड़ेगी कि भाई अब ये बताइए कि संथालों के पास जो युद्ध अस्त्र शस्त्र थे वो तो पुराने थे, वो अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र के सामने खड़ा भी नहीं हो सकते थे। फिर अंग्रेजों के पास समस्त साधन थे, उस समय मौजूद थे, इनके पास कोई साधन नहीं थे। कहीं न कहीं इनके नेता धार्मिक नेता होने का भी वो दिखा रहे थे कि ठाकुर जी ने, जो उनके भगवान थे संथालों के, उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन अंग्रेज एक सशक्त सोच लेकर, एक सेना लेकर उतर के और उनको दबा दिया। तो कहीं न कहीं कुछ कमियां थी, संगठन का भी अभाव था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, किसी निश्चित योजना का अभाव था, भावनाओं में बहकर सारे लोगों को मार जा। अच्छा, एक बात और, जनजातीय विद्रोह हिंसक भी बहुत होते थे, जनजातीय विद्रोह हिंसक भी बहुत, देखिए बहुत लोग मारे गए। तो ये सब आप चीजें कभी मूल्यांकन भी गिना सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप तैयारी करिए कोई भी चीज, तो इसका मन में एक आउटलुक जरूर बना लीजिए, स्थायी भाव जरूर पैदा कर लीजिए। मान लीजिए आप नहीं दोहरा पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक स्थायी भाव तय कर लीजिए। भले आपको आंकड़े ना याद हो, लेकिन उसका एक स्थायी भाव आपको जरूर याद होना चाहिए। और जब आप अपने मन में स्थायी भाव बना देंगे तो कभी भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, कभी भी एग्जाम दीजिए, आप उसको लिख सकते हैं अगर मन में आपके स्थायी भाव पैदा हो गया। और हम अपने लेक्चर में यही उद्देश्य रख रहे हैं कि आपको कहानी का स्थायी भाव जरूर पता चले। रटे रटाए फॉर्मेट उत्तर हमारा उद्देश्य यहां नहीं है बता पाना, हम बताना यह उद्देश्य भी नहीं है, सब बहुत लेक्चर मौजूद है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके मन में
कुछ एक स्थायी भाव जरूर पैदा हो और एग्जाम में आप आसानी से इसको लिख सकते। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के बाद एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।